नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक सबसे बड़े और शायद सबसे शातिर घोटालों में से एक की परतें खोलने वाले हैं। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सिस्टम की खामियों की, एक बहुत तेज दिमाग की और एक ऐसे नेटवर्क की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सही कहा। हम बात कर रहे हैं अब्दुल करीम तेलगी की और उसके कुख्यात स्टैम्प पेपर घोटाले की। और जब हम कहते हैं कि उसने व्यवस्था को हिला दिया तो इसका पैमाना समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, हम किसी छोटे मोटे फ्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं। अनुमान है कि ये घोटाला लगभग 30,000 करोड़ रुपए का था। 30,000 करोड़। और ये 90s और 2000s की शुरुआत की बात है। आज के हिसाब से तो ये रकम कहीं कहीं ज्यादा होगी। ये तो कल्पना से भी परे है। तो हमारे स्रोतों के आधार पर आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस कहानी की हर परत को खोलें। ये अब्दुल करीम तेलगी था कौन? एक साधारण सा दिखने वाला इंसान इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना पाया? और सबसे जरूरी सवाल, इस एक घोटाले ने भारत में स्टैम्प पेपर के पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अब्दुल करीम तेलगी से। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो कर्नाटक के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। ट्रेन में फल और सब्जियां बेचता था। बिल्कुल साधारण शुरुआत। हाँ, और फिर वो बेहतर मौकों की तलाश में मुंबई आ गया। लेकिन उसकी जो आपराधिक दुनिया में एंट्री हुई वो किसी बड़े कांड से नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। उसकी शुरुआत हुई थी फर्जी पासपोर्ट बनाने के एक छोटे से मामले से। अच्छा, पासपोर्ट? हाँ, वो लोगों को खाड़ी देशों में भेजने के लिए नकली दस्तावेज बनाता था और इसी मामले में वो पकड़ा गया और उससे जेल हो गई। और अजीब बात यह है कि यही जेल जाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। हाँ, ये उसके लिए एक तरह की, क्या कहते हैं, एक बिजनेस स्कूल की क्लास साबित हुई। मतलब जेल के अंदर उसे कोई नया आइडिया आया? एक बहुत ही अनोखा आइडिया। जेल में रहते हुए उसने स्टैम्प पेपर की दुनिया की ताकत को समझा और उसकी कमजोरियों को भी। अच्छा। उसने देखा कि स्टैम्प पेपर एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को है, प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर कोर्ट के एफिडेविट तक, हर जगह। इसकी मांग तो कभी खत्म ही नहीं होती। कभी नहीं। और इसकी सप्लाई पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है। उसने सिस्टम की एक ऐसी दुखती रग पकड़ ली थी जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। और जेल से बाहर आकर उसने जो किया वो मेरे हिसाब से इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। उसने कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं किया। नहीं। हमारे स्रोतों के मुताबिक उसने नासिक में सरकारी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से संपर्क साधा। एक मिनट, मतलब वो सिर्फ नकल नहीं कर रहा था। नहीं, उसने सरकार से ही वो मशीनें खरीद ली जिनसे असली स्टैम्प पेपर बनते थे। ये क्या बात हुई? यही तो उसकी सोच को दिखाता है। वो सिर्फ एक जालसाज नहीं था, वो एक रणनीतिकार था। ये तो दुस्साहस की हद है। स्क्रैप के भाव में खरीद लिया। मतलब जिन मशीनों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए था वो अब उसके पास थीं। बिल्कुल। और उसने न सिर्फ मशीनें खरीदी बल्कि उन मशीनों को चलाने के लिए प्रेस के कुछ कर्मचारियों को भी ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया। तो उसके पास मशीनें थीं और शायद कुछ अंदर के लोग भी। हाँ, वो नकल को असल बनाने के लिए असल सरकारी साधनों का ही इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सिर्फ मशीनें होने से तो 30,000 करोड़ का घोटाला नहीं होता। आखिर ये नकली स्टैम्प पेपर बाजार तक पहुंचते कैसे थे? वो भी एक दशक तक किसी को शक ही नहीं हुआ। इसका तरीका बेहद चालाकी भरा था। पहली बात तो ये कि उसकी मशीनों से छपने वाले स्टैम्प पेपर इतने परफेक्ट होते थे। परफेक्ट मतलब उनमें होलोग्राम, वाटरमार्क, सरकारी सील, सब कुछ असली जैसा था। एक आम इंसान तो क्या, कई बार बैंक के अधिकारी और सरकारी बाबू भी धोखा खा जाते थे। तो फर्क करना नामुमकिन था? लगभग नामुमकिन। ठीक है, तो क्वालिटी टॉप क्लास थी, लेकिन फिर भी इतने बड़े पैमाने पर इसे बेचना, वो खुद हर बैंक या रजिस्ट्री ऑफिस तो नहीं जा सकता था। इसमें जरूर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल होगा, है ना? बिल्कुल। और यही उसकी सबसे बड़ी चालाकी थी। उसने खुद को हमेशा सबसे दूर रखा। कैसे? उसने एक पिरामिड जैसा नेटवर्क बनाया। सबसे ऊपर वो खुद, उसके नीचे कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पूरे राज्य को संभालते थे, उनके नीचे छोटे शहरों के एजेंट्स, और फिर उनके नीचे वो लोग जो असल में ग्राहकों को स्टैम्प पेपर बेचते थे। सही पकड़ा। इस मॉडल की वजह से अगर नीचे का कोई छोटा मोटा एजेंट पकड़ा भी जाए तो वो कभी सीधे तेलगी तक पहुंच ही नहीं सकता था। वो पूरी तरह से सेफ था। ये तो किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और ये नकली स्टैम्प पेपर इस्तेमाल कहाँ हो रहे थे? क्या ये सिर्फ छोटे मोटे कामों में लग रहे थे? नहीं, यही तो सबसे खतरनाक बात थी। ये हर उस जगह इस्तेमाल हो रहे थे जहाँ बड़े पैसे का लेन देन होता है, जैसे कि बैंकों में करोड़ों के लोन एग्रीमेंट पर, बीमा कंपनियों की पॉलिसीज पर, शेयर बाजार के सौदों में, और सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की रजिस्ट्री में। रियल एस्टेट?
बाप रे, सोचकर ही डर लगता है। सोचिए, कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक घर खरीद रहा है और जिस स्टैम्प पेपर पर उसकी रजिस्ट्री हो रही है वो नकली है। कानूनी तौर पर तो वो सौदा ही अवैध हो गया। बिल्कुल, ये सिस्टम के अंदर एक पैरेलल नकली अर्थव्यवस्था चलाने जैसा था जो असली खजाने को दीमक की तरह खा रही थी। ये सब सुनकर एक ही सवाल दिमाग में आता है। एक आदमी 1 दशक से ज्यादा 12 राज्यों में इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये बिना ऊपर के हाथ के तो मुमकिन नहीं लगता। क्या उसे किसी तरह का संरक्षण मिला हुआ था? संरक्षण, ये तो बहुत छोटा शब्द है। स्रोतों के अनुसार उसे एक अभेद्य कवच मिला हुआ था। अभेद्य कवच? ये घोटाला पुलिस और राजनेताओं के गठजोड़ के बिना चल ही नहीं सकता था। ऐसी रिपोर्टें हैं कि तेलगी को जेल के अंदर वीआईपी सुविधाएं मिलती थी। वो वहीं से अपना पूरा नेटवर्क चलाता था। जेल के अंदर से? हाँ, और तो और उसके नकली स्टैम्प पेपर से भरे ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करती थी ताकि रास्ते में कोई चेकिंग ना हो। 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? पुलिस जिनका काम उसे पकड़ना था वही उसे एस्कॉर्ट कर रही थी? यही सच है। यह अविश्वसनीय लगता है पर यही हुआ। ये संरक्षण ही उसकी असली ढाल थी, जिसने उसे 1 दशक से ज्यादा समय तक कानून की पकड़ से दूर रखा। वो सिस्टम का हिस्सा बन चुका था, इसलिए सिस्टम उसे पकड़ने में नाकाम था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सिस्टम इतना बिका हुआ था तो ये घोटाला आखिर सामने आया कैसे? विडंबना देखिए, इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किसी बड़ी खुफिया एजेंसी की जांच से नहीं हुआ। तो फिर? इसकी शुरुआत 2001 में पुणे पुलिस की एक बहुत छोटी सी छापेमारी से हुई। उन्हें खबर मिली थी कि कुछ लोग नकली स्टैम्प पेपर बेच रहे हैं। एक छोटी सी टिप? बस जब उन्होंने छापा मारा तो उनके हाथ जो लगा उसने सबके होश उड़ा दिए। नकली स्टैम्प पेपर का एक बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ। और वो बस एक छोटी सी कड़ी थी, जिसे जब खींचा गया तो पूरा नेटवर्क उधड़ता चला गया। उस एक छापेमारी ने तो पूरे देश में हड़कंप मचा दिया होगा। बिल्कुल, जैसे ही पुणे का मामला मीडिया में आया, एक के बाद एक कई राज्यों में छापे पड़ने लगे। बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से गिरफ्तारी होने लगी। हाँ, तब जाकर देश को इस घोटाले की गहराई का अंदाजा लगना शुरू हुआ। जांच का जिम्मा पहले महाराष्ट्र पुलिस की एक विशेष जांच दल यानी SIT को, और फिर मामला CBI को गया होगा। हाँ, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे CBI को सौंप दिया गया। और उस जांच में क्या सामने आया? जरूर कुछ बड़े नाम भी आए होंगे। कई बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आए। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, राजनेता और बड़े व्यापारी सब शक के घेरे में आए। किसी पर कार्रवाई हुई? कुछ पर केस चला और उन्हें सजा भी हुई, लेकिन कई सबूतों की कमी की वजह से बरी भी हो गए। लेकिन इस जांच ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी थी। सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत बहुत गहराई तक फैला हुआ था। और इसी भ्रष्टाचार ने तेलगी जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा घोटाला करने का मौका दिया। बिल्कुल। और तेलगी का क्या हुआ? उसे कब और कैसे पकड़ा गया? तेलगी को आखिरकार 2001 में अजमेर से गिरफ्तार किया गया। उस पर कई मुकदमे चले। 2006 में एक मामले में उसे 30 साल की सजा सुनाई गई। 30 साल? और स्रोतों के अनुसार उस पर लगभग 202 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया, जो उस समय भारत के इतिहास में किसी एक व्यक्ति पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना था। और फिर 2017 में उसकी मौत हो गई? हाँ, कई बीमारियों के चलते जेल में ही उसकी मौत हो गई। तो तेलगी की मौत के साथ ये कहानी खत्म हो गई? नहीं, यहीं से इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। अच्छा। तेलगी तो चला गया, लेकिन वो एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिसने पूरे देश की सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये कि इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए ताकि भविष्य में कोई दूसरा तेलगी पैदा ना हो सके। सरकार को यह समझ आ गया था कि फिजिकल स्टैम्प पेपर का पूरा सिस्टम ही असुरक्षित और कमजोर है। और इसी के बाद बड़े सुधार हुए हैं ना? हाँ, ऐतिहासिक सुधार। सरकार ने सबसे पहले स्टैम्प पेपर की बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाया। धीरे धीरे फिजिकल स्टैम्प पेपर को चलन से बाहर करने का फैसला किया गया और एक नए डिजिटल सिस्टम की नींव रखी गई। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव था जो सीधे तौर पर इस घोटाले की वजह से हुआ। और इसी का नतीजा है ई-स्टैंपिंग सिस्टम जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। सही। मुझे याद है पहले प्रॉपर्टी खरीदने के लिए स्टैम्प वेंडर के पास जाकर मोटे मोटे स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ते थे। अब बस एक प्रिंट आउट होता है जिस पर एक यूनिक कोड होता है। बिल्कुल सही। आज जो हम ई-स्टैंपिंग इस्तेमाल करते हैं वो सीधे सीधे तेलगी घोटाले का नतीजा है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आपदा ने एक बहुत बड़े और जरूरी सुधार को जन्म दिया। हाँ बिल्कुल।
आज ये सिस्टम लगभग पूरे देश में लागू हो चुका है। इसका मकसद सिर्फ घोटाला रोकना नहीं, बल्कि सरकारी फीस के लेन देन को पारदर्शी बनाना भी है। हर ई स्टैम्प का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। इससे जालसाजी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। अगर हम आज की बात करें तो क्या इस मामले से जुड़ी कोई हालिया खबर है? हमारे स्रोतों में 2020 से 2024 के बीच कुछ अपडेट्स का जिक्र है। हाँ, कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चली है। इन सालों में इस घोटाले से जुड़े कई पुराने मामलों में अंतिम फैसले आए हैं। और तेलगी की संपत्ति का क्या हुआ? तेलगी की जो हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी, उसे नीलाम करके सरकारी खजाने में जमा कराया गया है, ताकि नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। और कुछ केस बंद भी कर दिए गए हैं। हाँ, सबूतों की कमी की वजह से कुछ पुराने केस खासकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में बंद भी कर दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव यानी ई स्टैंपिंग, वो स्थायी रूप से लागू हो चुका है। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद हम क्या कह सकते हैं? अब्दुल करीम तेलगी का स्टैम्प पेपर घोटाला सिर्फ एक अपराधी के लालच की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है हमारे सिस्टम की कमजोरियों की, जिसने एक मामूली इंसान को देश की अर्थव्यवस्था को हिला देने का मौका दिया। इसका प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी था। इसने न केवल देश को अनुमानित 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया, बल्कि इसने सरकार को अपनी सदियों पुरानी प्रक्रिया को जड़ से बदलने पर मजबूर कर दिया। तेलगी ने अनजाने में ही सही भारत को एक ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी सिस्टम की तरफ धकेल दिया। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस घोटाले ने हमें सिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुरानी कमजोरियों को दूर किया जा सकता है और सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से फूल प्रूफ हो सकती है, या किसी भी सिस्टम की सबसे मजबूत और सबसे कमजोर कड़ी हमेशा उसमें काम करने वाले इंसान, उनकी नैतिकता और पारदर्शिता ही बनी रहेगी?